Hi, good afternoon everyone. So welcome back to PW UPSC वाला. तो जो हमारा पहला वीडियो था इकोनॉमिक सर्वे का दैट वी अपलोडेड लास्ट वीक बट द सेकंड वीडियो समहाउ गॉट डिलेड एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज. जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है और आई थिंक एवरी सेकेंड पर्सन इज़ बेसिकली सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन. तो काफ़ी ज़्यादा कफ है और एंड ऑल द पेन एंड ऑल. तो बट ठीक है, द थिंग्स आर कंपैरेटिवली बेटर. तो इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे सीरीज फॉर 2022-23. देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था दैट वाज अराउंड मोर देन 2 hours. अंडर दैट वी कवर्ड द फर्स्ट 6 चैप्टर. तो इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर दैट वी कंप्लीटेड, हमने इन 6 चैप्टर्स के बारे में बात करी थी. सो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2020-23. We have completed. Second one we have completed India's medium-term growth outlook with optimism and hope. The third one is the fiscal development revenue relish, monetary management and financial intermediation a good year, price and inflation, and the last chapter that we covered was social infrastructure and employment, big end. तो ये 6 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे एंड नाउ वी पीपल नीड टू सिंपली कंप्लीट द रिमेनिंग 6 चैप्टर. देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि वट एवर कंटेंट दैट वी हैव इन द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 1 year दैट इज ऑलरेडी बीन नोन टू ऑल ऑफ अस. द रीज़न इज कि ये चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं और साथ ही साथ जब हम PIB की वेबसाइट फॉलो करते हैं और जो भी हमारे पास रेलिवेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपनी न्यूज़ को कवर करते हैं, ये सारे एरियाज हमारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. It's just that you can say you people are getting economic survey, regarding the news for economics in one compiled document. और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था that when this government came into power in 2014-15, they brought a new trend and they used to provide 2 volumes for economic survey. Okay, under that they used to provide कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है, and the second volume they used to provide कि हम और क्या करना चाहते हैं, what kind of India we want to build. Okay. But now again they back to the same trend that they are only having 1 unit of economic survey. तो हमारा burden ऑटोमेटिकली कम हो गया है. ठीक है, अब देखिए जो हमारे बाकी 6 चैप्टर आज बचे हैं डिस्कशन के लिए, मैं आपको बताऊं इसके अंदर वी डोंट हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू बी डिस्कस्ड हियर बिकॉज आई वुड से इवन इफ यू सी द नंबर ऑफ पेजेस इन द इकोनॉमिक सर्वे, पहले 6 चैप्टर में आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट 2/3 खत्म हो जाता है और जो बाकी 1/3 हमारा बचा वो बाकी हमारे 6 चैप्टर हैं. इसमें भी अगर आप मान के चलें जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट का, दैट इज वन ऑफ द चैप्टर इन विच गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे कम इंफॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिली है इफ यू कंपेयर द चैप्टर नंबर 8 विद द रिमेनिंग 11 चैप्टर्स. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर. It's just that nothing new had happened in the agriculture sector. That's why we are not having lot of news here. ठीक है, बाकी जो हमारा चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12 है, मान के चलिए टोटली फैक्ट्स हैं. These are totally facts. For example, when you talk about the industrial sector, the chapter number 9, here the government is giving the information regarding how the industries have performed. Okay, the information about index for industrial production, 8 core industries, and moreover whatever Make in India 2 campaign they have launched. Okay, and what is the share of industry that is a manufacturing sector in the overall GVA of the country, or you can say in the GDP of the country, which is around 30% they provided. तो कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है इसके अंदर केवल और केवल आपको फैक्ट्स मिलेंगे और ये पता लगेगा कि पिछले 1 साल के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिला है. ओके, so that's why these two I would say are the least important chapter from the examination perspective. Getting? When I talk about the chapter number 11 here, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की concerns, because as you know the current account deficit of our economy is increasing, it is widening. And the reason I told you in the last lecture of economic survey that why the economic survey, or you can say why the external shocks are basically impacting the Indian economy. The reason is कि global level पे अगर recession आ सकता है
So definitely our exports will be impacted. Getting what I am saying? And if our rupee will be depreciated, then obviously whatever amount of import that we want to do in case of our country, that is going to be expensive. So in that scenario, that is going to dent our current account deficit. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसलिए चैप्टर का नाम दिया है वॉचफुल एंड होपफुल. होपफुल क्यों है कि चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, और वॉचफुल क्यों है बिकॉज वी नीड टू सी अगर हमारा रुपये ज्यादा डेप्रिशिएट होता है then what kind of initiative the government wants to take in that. Okay, that is what we have. When I talk about the chapter number 12 here, the physical and digital infrastructure lifting potential growth, इसके अंदर अगेन कुछ स्कीम्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. ठीक है, तो मान के चलिए जो हमारे लास्ट के चैप्टर्स हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इसके अंदर मेनली मैं आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि what all points that you people need to refer which are relevant from our examination perspective, and the remaining part you can simply leave without any problem. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर. देखिए मैं कहूँगा बीइंग एन इकोनॉमिक्स टीचर और यू कैन से द फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स फॉर सिविल सर्विसेज, तो चैप्टर नंबर 7 है उसको, उसके अंदर जो भी पॉइंट दिए गए हैं, जो भी बात बताई गई है, obviously a teacher who is having specialization in the science and technology, environment and ecology, he or she can do justice with that particular chapter. ठीक है, मैं यहाँ पे केवल आपको ये बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन सी स्कीम्स रेलिवेंट हैं, प्लस केवल एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ग्रीन बॉन्ड, जो क्लास में टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन पुट अप करते रहते हैं कि सर ग्रीन बॉन्ड क्या है, क्या हरे रंग का होता है, इज इट समथिंग लाइक दैट? ऑब्वियसली दैट इज नॉट समथिंग ऑफ ए ग्रीन कलर, इट इज समथिंग एल्स. तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. तो हम शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 की डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए चैप्टर 7 जब हमारा स्टार्ट होता है, जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर. सबसे पहले यहाँ पे जो एक टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने बताया है, दैट इज अबाउट द नेट जीरो प्लेजेस ऑफ कंट्रीज, द ईयर प्लेज इज ऑन द टॉप ऑफ द बार्स. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम अपने देश में जीरो कार्बन एमिशन कब तक लेके आ पाएंगे. सो एज यू कैन सी द टारगेट्स हैव बीन गिवन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी हैज गिवन 2045, देन all these countries, US, UK, Republic of Korea, South Africa and the other, they have given 2050 as a target. Then after that Argentina, Turkey has given 2053, then these countries 2060, that means China, Indonesia and the other, but India has given the target of 2070. अब देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर why India has given such a target so late and why we people are not so much concerned about it. तो इसके पीछे जो एक लॉजिक हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या जो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, बहुत सारे जो विद्वान हैं हमारे देश के, वो क्या लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. अगर अभी हम एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, देन ऑब्वियसली वी पीपल नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन केस ऑफ आवर कंट्री. तो डेफिनेटली हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट वी नीड टू बी वेरी मच कॉशियस एंड वी नीड टू कीप इन माइंड द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ आवर इकोनॉमी. तो सबसे पहले इसके ऊपर इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है दैट व्हाट इज द ईयर ऑफ इंडियाज प्लेज टू हैव अ जीरो कार्बन. देन आफ्टर दैट इन दिस पर्टिकुलर figure 7.2, the government has given the information regarding progress on 8 national missions of the NAPCC, that is National Action Plan for Climate Change, highlighting the achievement across various domains. Okay, so under that if you see, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 8 प्रोग्राम्स के नाम आपको मेंशन किए दैट आई वुड से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया ऑफ द आर जनरल स्टडीज पेपर. अंडर दिस व्हाट दे हैव मेंशन नेशनल सोलर मिशन. अंडर दैट दे हैव गिवन द सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 61.62 गीगावाट इंस्टॉल्ड बाय अक्टूबर 2022, दैट इज व्हाट दे हैव अचीव्ड. नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. Under that they have provided that the government is basically saving energy of 6.63 million tons of oil equivalents because of this kind of enhanced energy efficiency equipments that is brought into usage. National mission on sustainable habitat.
नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति अभियान, देन नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयंस इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अलग अलग मिशंस के बारे में यहाँ पे हमारी बात की गई। तो आप जानते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स के एक जो मेंस का एरिया है, जिस टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी मिशन। So under that you can say if you people need to cover that particular topic, so obviously we people need to focus on all the missions here कि क्या क्या मिशंस दिए गए हैं और उन मिशंस के अंदर हमारी अचीवमेंट क्या है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So that is the second thing which is important from our examination perspective that you people need to prepare। ये मिशंस कहते क्या हैं, इनके टारगेट क्या हैं और इसमें हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। So obviously a question can come in your prelims examination as well as the question can also come in your mains examination here. Getting what I am saying? So ये सारे के सारे 8 मिशन आपको प्रिपेयर करने हैं। Okay? After that we have India's updated nationally determined contribution. So there is a one thing called NDC. So under this, what the government of India is saying that India submitted its first NDC to UNFCCC in October 2015. This was updated in August 2022. The NDC comprised 8 goals, 3 of which were quantitative targets to be achieved by 2030, and the remaining you can say will be achieved in a same manner, but obviously the different kind of targets have been given. The point is what? आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि NDC क्या है? What is nationally determined contribution of the government of India? What are the targets we have and what are the 8 targets we have? तो आपके prelims में क्वेश्चन बन के आ सकता है। You getting what I am saying? So under this they have given to put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on tradition and values of conservation and modernization, including through a mass movement of lifestyle for environment, okay, as a key to combating climate change. To adopt a climate friendly and cleaner path than the one followed hitherto by others at a corresponding levels of economic development. So point is what? The box number 7.1 is important from the examination perspective. So you should know about NDC. You should know about the 8 goals have been given here. What are the subjective goal? What are the objective goal which has been given by Government of India? And from that they can make a question in a prelims examination as your means examination. Getting what I am saying? So that is the second thing which is relevant from the examination perspective. Then after that, as a part of your essay paper and the other, that you should have the updated information regarding the status of forest and tree cover that we have in case of our country. So under that, they've given one of the 3 quantifiable targets of India's NDCs is to achieve an additional carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tons through additional forest and tree cover by 2030. The forest and tree cover in India have shown a gradual and steady trend of increase in the last 1.5 decade. The country ranks 3rd globally with respect to the net gain in average annual forest area between 2010 and 2020. This gain is mainly attributed to the robust framework and policies of the national and state government that has promoted and safeguard forest. अब देखिए, मुझे नहीं लगता है कि because what I see with my eyes कि जिस तरह से फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में तबाही आ रही है, जिस तरह से मैं दिल्ली में फॉरेस्ट कटते देख रहा हूँ, जिस तरह से whenever I am traveling to UP and the other part of the country, whenever I go there, I see there is a lot of change in terms of whatever forest and tree cover was there earlier and whatever tree cover we are having now. So obviously I'm not putting a question mark here on the government, what the government of India is saying, but the point is what? The way the trees are being cut, in fact, as the report given by the Indian Express, I think last year only, around 77,000 trees have been cut in the Delhi NCR area in the last 1 decade only for the sake of building new roads and the other. You can think about it, how the things are being cut, but information is being given by the government of India, so obviously we need to rely on that, and we also need to write it as a part of your answer if a question will be asked by UPSC in your examination. But obviously you can put your point here as per your living examples कि और चीज़ें क्या हो रही है, जिस तरह से फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, और whatever information we are having that you can simply mention it as a part of your real life example. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसका एक साफ एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है as we people are being currently in the month of Feb only, and that in certain part of our country
the temperature has already reached to the level of 40 degrees Celsius. So when we people were kid, you remember, that कि फेब एक ऐसा महीना होता था जिसके अंदर अच्छी खासी ठंड हुआ करती थी. And then after Holi also we were having some sort of good weather. And then after that, from the month of April onwards, we started having the temperature of around 35-40 degrees Celsius. But the way the temperature is increasing at a global level, we need to be very much serious about it. क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो कहते हैं और जो रियलिटी में हमें देखने को मिल रहा है और जो हम लोग फील करते हैं रियलिटी में, उसमें हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है. सो वी नीड टू बी रियलिस्टिक while thinking, and moreover when it comes to providing your own thought in the essay paper, you need to have some real life example beside whatever has been given by government on papers here. Okay, because पेपर पे ये बताना कि ट्री इतने हैं और रियलिटी में बाहर जाके ये देखना ट्री कितने हैं, उन दोनों में बहुत अंतर देखने को मिल रहा. Getting what I'm saying? Then after that, that is what the projected optimal MISC of installed capacity for 2029-30. यानी कि गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि 2029 तक हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश में पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हमारा ऑप्टिमल मिक्स है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग वेरियस इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर थिंग, देन फ्रॉम वेयर वी आर सपोज टू एक्सपेक्ट इट. तो अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि हाइड्रो से 7.46, स्मॉल हाइड्रो 0.61, PSP is 1.24, and then coal and lignite, which is currently the majority, is going to be the second highest after the solar in 2029-30. यहाँ पे डेफिनेटली देखिए मैं कह सकता हूँ वट एवर आई फील, बिकॉज वट एवर काइंड ऑफ इनिशिएटिव आई हैव सीन इन दिल्ली NCR एरिया एंड मोर ओवर इन द वेरियस अर्बन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, that people are now installing lot of solar panel in their homes also, because that is providing lot of benefit in terms of getting a lower electricity bill, and plus whatever extra electricity they are being able to get out of the solar panels, they're basically selling it to the electricity board and they're being earning money out of that. So in a way it's a one time investment, and moreover it's a good return they are providing. So obviously जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें टारगेट प्रोवाइड किए हैं, दैट इज सर्टेनली अचीवेबल ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टारगेट्स हियर. ओके, देन आफ्टर दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फिगर 7.9. दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, मिशन क्या है? एज आई टोल्ड यू, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी मिशन टॉपिक दैट यू पीपल नीड टू प्रिपेयर. तो यहां पे देखिए अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी गई है. लाइकली आउटकम बाय 2030, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT, दैट इज मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ओवर 1 लाख करोड़ एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब्स, renewable energy capacity addition of around 125 gigawatt and abatement of nearly 550 metric million ton of annual greenhouse gas emissions. So that is a likely outcome, that is an intervention, and moreover that is your policy framework. So when I talk about the policy framework here, the government has provided development of an enabling policy framework to support establishment of green hydrogen ecosystem, and the information has been further given. So obviously something which is highlighted is being kind of more relevant from the examination perspective. Okay, then after that अब बात आती है हमारी ग्रीन बॉन्ड की. देखिए पहली बात, ग्रीन बॉन्ड कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज है. ग्रीन बॉन्ड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. जैसे आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट को पैसे रेज करने होते हैं मार्केट से फॉर द पर्पस ऑफ देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट इज सिंपली इशूइंग समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी नाम देते हैं. और गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कि आजकल डिजिटल वे में हमारी गवर्नमेंट सेल करती है. दे राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन अ डिजिटल वे दैट वी वांट टू बोरो दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू. जैसे गवर्नमेंट ने मान लीजिए लिखा कि मुझे आपसे 1 लाख रुपए उधार लेना है, और उसके अगर आप मुझे उधार देते हैं देन आई विल गिव यू 7%, 8% इंटरेस्ट ऑन दैट, and I will give you money back after 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, or whatever tenure it is. Okay? और गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को साइन करती है विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एन IAS ऑफिसर. ठीक है, तो वो एक पीस ऑफ पेपर है जिससे कि हम पैसा रेज कर सकते हैं. जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट्स कैसे पैसा रेज करते हैं? द सेम थिंग इज बीइंग नोन एज अ डिबेंचर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र. ओके,
So debenture is something which is being used by the corporates for the purpose of raising money. सेम फीचर्स होते हैं आपके पेपर पे लिखा कि हमें इतने पैसे उधार लेने हैं, इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा और इतने साल के बाद आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे. द सेम वे द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग समथिंग कॉल्ड ग्रीन बॉन्ड. So these are also kind of a securities, or you can say financial securities, which are being used for the purpose of raising money for the market, but only for those projects which are environment friendly. यानी कि उनसे ना तो पॉल्यूशन होगा और मान लीजिए कि वो हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. ओके, so when you talk about this particular green bond which is being mentioned in the in your economic survey, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें से आपके प्रीलिम्स में से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में तो ये बताया गया है कि ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं, और सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि इनका लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है हमारे. So as you can see here, green bonds are financial instruments that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate suitable projects. With the growing focus on the environmental sustainability of projects, green bonds have become widely accepted as an instrument to raise funds to support climate and environmental projects and command a relatively lower cost of capital vis-a-vis regular bond. So a lot of countries have raised the money. So as you can see here, UK, France, Germany, USA and China, they have raised almost 620 billion US dollars, across the world in 2021 for the various climate friendly projects. Okay. Now, when you talk about India, as per SEBI's data on green debt securities, during the period of 17 to September 2022, 15 Indian corporates have issued green bonds of value 4539 crore. Most of these are related to renewable energy generation, while one is slated to used for the tertiary treatment of wastewater. Getting what I am saying? So, green bond आपके normally एक तरह के debt instrument है, debentures हैं, जिनको कॉर्पोरेट्स यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग मनी फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, एंड दीज आर बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड बाय एज पर द सेबी. So SEBI has given the regulation regarding usage of green bonds and what all kind of projects can be financed with the help of these green bonds by the various corporates in case of our country. Getting? तो ये green bond है सिंपल सी. ठीक. So उसके बाद जो लास्ट चीज हमारी इस चैप्टर के अंदर है, दैट यू पीपल नीड टू रेफर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इज व्हाट इंडियाज इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल स्टेज, कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द सर्क ऑफ प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ अ बेटर एनवायरमेंट एंड मोर ओवर द बेटर क्लाइमेट at a global level. So under that, what you need to prepare from examination perspective for your prelims examination as well as mains examination, International Solar Alliance, that you need to prepare. That is all being given in economic survey, that's why I'm mentioning here. तो आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर इनमें से कोई छूट गया है तो उसको एक बार गूगल पे सर्च करके और अपने नोट्स आप बना सकते हैं. ठीक है. द सेकेंड इज कोलिशन फॉर डिजास्टर resilient infrastructure, then leadership group for industry transition, ensuring the conservation of biodiversity, then project चीता, आप जानते हैं नामीबिया से चीता ले गए हैं, so regarding that you need to prepare. Plastic waste management and elimination of identified single use plastics, battery waste management, and the last part is e-waste management that you need to prepare. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस चैप्टर में से दैट इज ऑल वी नीड टू रेफर फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. इसके बाद देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर आता है, चैप्टर नंबर 8 वी हैव. अंडर दिस द चैप्टर हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ. अंडर दैट दे हैव बीन प्रोवाइडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट वी हैव इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. और मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के अंदर हार्डली informations are being given and the certain schemes names are being mentioned here which you need to prepare from examination perspective. तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2014-15 में एग्रीकल्चर सेक्टर was growing at -0.2, that is what the growth rate we had in 14-15, 15-16 0.6 and reached to directly 6.8, 6.6, then 2.1, and in the time of COVID-19 pandemic the only sector that was having a positive growth was the agriculture sector of 3.3%.
But as the things have been normalized now, whatever growth we are getting now of 3%, that is not up to the mark. Okay. And moreover, एक चीज जो मुझे इकोनॉमिक सर्वे में इस बार मिसिंग मिली है, that I was expecting कि गवर्नमेंट उसमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, that is information about the doubling the farmers income. आप जानते हैं 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था that by 2022, that means when the 75 years of the independence will be completed, we are going to have doubling the farmers income. यानी कि ऑन एन एवरेज जो फार्मर्स की इनकम 2015 में 98,000 के आसपास थी, गवर्नमेंट का टारगेट था that we are going to make it around 1,96,000 by 2022. उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई. मोर इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज जो मुझे और मिसिंग लगी इंडस्ट्री के चैप्टर में जो आगे बताऊंगा, द इंफॉर्मेशन अबाउट दी सीपीएसई दैट इज आल्सो बीन नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट आर सीपीएसई? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. उसके बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिसिंग है. So that is the first thing which is they provided by them कि what kind of agriculture growth we are having in the last few years. Then after that, दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपने आप को प्रेज करते हुए बताया वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है, which is obviously not very good, but the point is what the kind of things we have produced in terms of food grains, that is one of the highest till now. जैसे आपको देखने को मिलेगा कि 2014-15 में it was 252.0 million tons of food grains we used to produce, which has now reached to 315.7 million ton of food grains that we're producing. देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि we are not supposed to be happy about, we are supposed to be happy about it, but still we are lacking a lot. जैसा कि आप लोग जानते हैं, at a global level, we people are using the highest amount of land for the purpose of agriculture. Around 157 million hectares as per the agriculture census of government of India for 1560. और हमारी प्रोडक्शन कितनी आ रही है? Around 315.7 million ton. That is in 2021-22. Decent enough. बट वहीं पे जब आप देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेंसस जो हमें बताता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है in comparison to the other countries and moreover in comparison to the average of the world in terms of producing various crops per hectare, which is very less in comparison to the world average. और जब कंपैरिजन करने की बात करते हैं कंट्रीज हु आर डूइंग द हाईएस्ट, तो वहां पे तो देखिए कंपैरिजन हम कर ही नहीं पाते. जैसे अगर आप कॉर्न की बात करेंगे, तो वट एवर कॉर्न वी आर प्रोड्यूसिंग इन पर हेक्टेयर विच इज अराउंड 2000 kg, you won't believe in case of USA it is more than 10,000 kg they are producing, that is 4 times more. यहीं पे आप कंपैरिजन करेंगे चाइना से. चाइना इज यूजिंग अराउंड 100 million hectares of land. How much? 100 million hectare. यानी कि हमसे करीब करीब 50 million hectare लैंड कम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर. बट व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देयर इट इज मोर देन 450 million tons ओवर देयर. बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सर चाइना का जो प्रोडक्शन है वो और जो नंबर्स वो प्रोवाइड करे आर दे रियली रिलायबल. तो देखिए मैं नहीं कहता कि वो प्रॉपर तरीके से रिलायबल हैं, बट ऑब्वियसली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द काइंड ऑफ शेयर ऑफ चाइनाज जीडीपी इज बीइंग कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज क्वाइट ह्यूज. काफी ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंडिया करीब 9% के आसपास है. तो अगर 9% का हिसाब लगाएंगे तो उनका जीडीपी करीब करीब 15,000 बिलियन का है. तो 15,000 बिलियन में अगर आप हिसाब लगाते हैं और अगर 10% में मान के चलता हूं तो मान के चलिए वो हो गया करीब करीब 1500 बिलियन यूएस. एंड व्हेन यू कंपेयर विद इंडिया, इंडिया का जीडीपी हमारा कितना है? अराउंड 3000 बिलियन. और 3000 बिलियन में अगर आप हिसाब लगाते हैं कि हमारा जीडीपी जो 17% के आसपास एग्रीकल्चर से आता है, दैट इज अराउंड 510 बिलियन यूएस. सो दे आर हैविंग मच हायर इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव. ठीक है. So in this case, as you know, agricultural land is something when you will keep on using it, the productivity will keep on going down. And then what you need to do to produce the same level of output, you need to cut forest and you need to simply use that particular land for the purpose of agriculture, जो हमारे environment को और ज़्यादा impact करती है. So in a way, due to this underutilization of resources, in case of our country, you can say we are suffering currently. And there is a possibility we are going to suffer even more in the upcoming time. Are you getting what I'm saying? So in a way, we need to be not good, I would say we need to be
best in terms of using our resources, because resources are limited, and once these land for the agriculture purpose will be kind of not useful for the purpose of production, then what we are going to do regarding that? Think about it. तो बहुत बड़ा कंसर्न है जो अभी हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट सर्टेनली वी पीपल विल बी, वी नीड टू बी वेरी मच कंसर्न इन द अपकमिंग टाइम फॉर दिस पर्ट. समझ रहे मेरा पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. उसके बाद देखिए जो कुछ बॉक्सेस हैं जो आपको रेफर करने हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एंड दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है बॉक्स 8.1. अंडर दैट द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY. Okay, that you need to prepare. So under that they have given ki when they started and what all schemes are being subsumed under that, and moreover what is the current status in terms of providing the the insurance to the various people in case of our country. Secondly, you have the next box 8.2, International Year of the Millets, are traditional staples and a healthier alternative. देखिए सस्ता है क्योंकि जो भी मिलेट्स होते हैं दीज आर कंपैरेटिवली चीपर एंड दे आर हैविंग गुड न्यूट्रिशंस इन इट. बट एज यू नो हमारे देश में एक अलग ही मुद्दा चलता है और वो ये है कि जो चीज़ महंगी है वो ज़्यादा बेटर है फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव, जो कि बिल्कुल नहीं होता है. सो अंडर दैट करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन पुटिंग लॉट ऑफ एम्फोसिस टू मेक पीपल अवेयर दैट व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स वी हैव. ओके, दैट पीपल नीड टू यूज इट एंड द पीपल नीड टू कंज्यूम इट. ओके, then after that the next box is about the new national cooperation policy which is being given by government of India. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना एक लाइन जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, सहकार से समृद्धि, यानी कि जब कोऑपरेट करेंगे, दैट मीन्स व्हेन द फार्मर्स विल कम टुगेदर, एज यू नो द लैंड इज हाईली डिवाइडेड. अगर एग्रीकल्चर सेंसस डेटा की बात करें 2015-16 की, तो वन फार्मर और एन एवरेज जस्ट होल्डिंग 1.07 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड, काफ़ी कम है. तो यहाँ पे अगर कोऑपरेशन होगा, तो व्हेन लॉट ऑफ फार्मर्स विल कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर and they will bring their capital at one place, then obviously they can invest in the land resources. They can use better quality seeds, they can use better balanced fertilizers, and with the help of that they will be able to use their land for a comparatively longer period, and they are going to have a better productivity out of it. तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये प्रिपेयर करना है कि what are the benefits and the other regarding this particular policy, and the question might come in your means examination by connecting it with the topic of agriculture here. Okay? तो ये आपको प्रिपेयर करना है. ओके, उसके बाद देखिए जो चैप्टर नंबर 9 आता है, मैं आपको बताऊं इसमें कुछ भी नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो भी स्कीम मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ये स्कीम्स ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता है, और जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हम लोग करते रहते हैं उसमें भी वी हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन. तो इस चैप्टर को जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, दैट इज अबाउट इंडस्ट्री स्टेडी रिकवरी. आप जानते हैं कोविड-19 के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इम्पैक्ट हुआ. द रीज़न इज व्हाट, एज यू नो दी इंडस्ट्रीज आर मेनली इन दी अर्बन एरियाज एंड मोर ओवर इन दी सैटेलाइट टाउन्स ऑफ द अर्बन एरिया. और जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक का लॉकडाउन लगा तो सारी की सारी जो लेबर्स थी जो कि रूरल एरियाज को बिलोंग करती हैं, दे ऑल वेंट बैक टू देयर प्लेसेस. एंड देन आफ्टर दैट कभी लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन नहीं है, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन नहीं लगा है, तो उस केस में क्या हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज मेनली इम्पैक्टेड. एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू नो दिस थिंग, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन 2020-21 वाज इन हाईली नेगेटिव. एज आई टोल्ड यू, except the agriculture sector, no other sector was growing in 2020-21. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में गवर्नमेंट ने हमें सबसे पहले ये बताया है कि जो इंडस्ट्री है उसका हमारा ओवरऑल जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है. So as you can see here, they have given that it is now 30% in the total GVA. GVA is basically gross value addition. तो जब GVA में आप प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज को एडजस्ट करते हैं, then you people will be able to get the GDP here. Okay, so moreover they have given here in the first half of financial year 2023 what is the growth rate and what is the estimated growth rate in the second half of 2022-23 we have, and then they have given the
रिस्पेक्टिव शेयर। और आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन मेंस में और प्रीलिम्स में हमें नंबर अगर याद भी ना हो कि ग्रोथ क्या है क्या नहीं है, दैट डजंट मैटर, वी जस्ट नीड टू नो दी ब्रॉड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, इंडस्ट्री का कितना शेयर है, एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ दिस सेक्टर कॉल्ड योर सर्विस सेक्टर। नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद दैट इज व्हाट इज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट द 3 PLI स्कीम्स टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, PLI एक ऐसी स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि पूरे साल ही न्यूज में रहा है कि गवर्नमेंट ने PLI स्टार्ट किया कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है, मोबाइल फोन एंड दी अदर, एंड देन स्लोली दे स्टार्टेड एक्सटेंडिंग इट टू द डिफरेंट सेक्टर। अब देखिए मुद्दा क्या होता है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज को सिंपल भाषा में बोला गया है कि अगर आप एक लेवल तक, जो आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल है, अगर एफर्ट्स करके आप अपने प्रोडक्शन लेवल को उससे ज्यादा तक ले जाएंगे कि उससे ज्यादा अगर आप ले जाएंगे, देन अंडर दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यू? दे आर गिविंग यू कैश। तो यहाँ पे 4 to 6% जो भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं, ये 4 से 6% तक आपको, जो आपने अपने सेल्स टारगेट अचीव किए हैं, उसका आपको एक तरीके से रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाए, बट ओनली when you people are being able to reach to a particular target here. Getting what I'm saying? The government has given the information regarding tenure between 21 to 30. The total amount of money will be 6940 crore, and then they have given the कि कितना हमें बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है, then how much amount of benefit the government is being able to get in the medical devices, and then after that in the pharmaceutical. तो PLI स्कीम्स तो देखिए आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है, और कुछ भी नया नहीं दिया गया, ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं। Moreover, in the box number 9.2 that you need to prepare, in the last 1 year, what all FDI reforms have been brought by government of India to boost investment in our country. देखिए रिफॉर्म्स जो भी प्रोवाइड किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो तो आपको इस बॉक्स में मिल जाएंगे, दैट यू विल बी एबल टू गेट इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स हियर। बट द पॉइंट इज व्हाट, जब आप फैक्ट्स की बात करते हैं कि कितनी एफडीआई आई है 2022-23 में, और उसको कंपेयर करते हैं 2021-22 से, तो आपको देखने का मिलेगा कि हमारी एफडीआई कम हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। दैट मींस वी हैव अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। और उसकी वजह से एक रीजन ये भी निकल के आता है कि जो हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, एज यू नो व्हेन द डॉलर विल इनफ्लो मोर, द रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर। बट अब जैसे एफडीआई के इनफ्लो भी कम हुआ है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स वी हैव इन केस ऑफ आवर कंट्री, यू कैन से दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग दी रुपी वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर्स एंड मोर ओवर इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज ऑल्सो। तो ये जो बॉक्स है इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्योंकि देखिए आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब भी एफडीआई के क्वेश्चन आते हैं तो या तो वो क्वेश्चन हमारे आते रिलेटेड की किसी पर्टिकुलर सेक्टर से, और कोई सेक्टर न्यूज में है ही नहीं। ओके, so the point is what question we can expect कि in the last 1 year what all initiatives have been taken by the government of India to boost FDI inflows in the Indian economy. Were they sufficient enough to brought investment? Comment, discuss, critically analyze. This kind of question might come in your mains examination this year from the topic of FDI. Okay. Secondly, the box number 9.3 you also need to prepare incentives to encourage semiconductor manufacturing in the US and India. जैसे आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पे हांगकांग हुआ, ताइवान हुआ, चाइना हुआ, ये कंट्रीज वो हैं जो काफ़ी कुछ बड़े लेवल पे होल्ड करती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को। गाड़ियाँ हुई, सोफिस्टिकेटेड आईटी इक्विपमेंट्स हुए, सब में रिक्वायरमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम इन्हें यही बनाएं। सो वी हैव बीन ट्राइंग आवर बेस्ट करेंटली दैट हाउ वी कैन अट्रैक्ट दीज कंपनीज टू कम इन आवर कंट्री and they should make these semiconductors here only. Getting? तो यहाँ पे आपको जानना है कि हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के
पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकता है इन योर 2023 एग्जामिनेशन। गेटिंग? उसके बाद जो एक चीज यहां पे और दी गई है, यू नो, विच इज बीइंग काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड मोर ओवर, द क्वेश्चन माइट कम इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, जैसे देखिए होता क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है तो उनके साथ बहुत सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक, जैसे मॉरिशस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, पनामा के साथ है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ डबल टैक्सेशन होता है। और कुछ कंट्रीज में मान के चलिए टैक्सेशन लॉज जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत लीनियंट होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं टैक्स हेवंस। पैसा जमा करो, आपसे पूछते भी नहीं कहां से लाए, कहां से नहीं लाए, किसको मारा, किसको पीटा, कहां से कमाया, इट डजंट बॉदर अबाउट इट। सिंपली से कम एंड डिपॉजिट, वी डोंट माइंड इट। तो देखिए होता क्या है, ये जो बिजनेसमैन नाम का आदमी होता है ना, ये चाहते हैं पैसा बचाना। और पैसा कैसे बचाया जाए? तो जैसे ही आप बिजनेस के फील्ड में एंटर करते हैं, यू विल गेट टू नो कि दैट इज व्हाट द वेज बाय विच वी कैन सेव मनी। जैसे आप लोग जानते हैं मॉरिशस के साथ जो हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, अब तो काफी चेंजेस हो गए हैं। The countries used to, countries when they need to invest, in case of our country India, they used to go to Mauritius to set up the subsidiary company and then they start investing in case of our country. रीजन क्या था कि हमने मॉरिशस के साथ बोला था कि अगर आपके देश से हमारे देश में कोई इन्वेस्ट करेगा, then we people are not going to charge any capital gain tax on the earnings. That means who will charge that capital gain tax? Mauritius. और मॉरिशस में कैपिटल गेन नाम का टैक्स था ही नहीं, जिसकी वजह से इस तरीके से रूट होकर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आती थी। तो हम बोलते थे बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं, फ्लिपिंग एंड द सेकंड थिंग इज रिवर्स फ्लिपिंग। ये क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने इंडिया में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक कंपनी स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद आपकी कंपनी ठीक ठाक चल गई। ठीक, नाउ एज सुन एज योर कंपनी विल स्टार्ट working in a good way, then obviously you need to pay tax to the government. तो उस केस में लोग क्या करते थे, जो इंडियन स्टार्टअप्स के फाउंडर थे, दे यूज्ड टू सेल देयर इक्विटीज टू द फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ की कंपनी है, तो हमने स्टार्ट किया और उसको क्या किया, उसकी इक्विटी को हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। गेटिंग? बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन बेनिफिट्स, so in a way it has been flipped to whom? To the foreign countries companies, only for the sake of getting the tax benefit. तो flipping का मतलब क्या है? Indian startup is being sold to the foreign companies and now it is a foreign subsidiary in India. Getting? अब क्या है, आप जानते हैं जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ टैक्सेशन लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, with the corporate tax rate of 15%, 22%. So in a way, our tax rates are comparatively lower now. So government of India is saying because of these kind of reforms that we have brought in, the reverse flipping is happening now. ये अब क्या है, जो वहां की subsidiaries है, the people are simply buying it here. So that is the name is being given, reverse flipping here. तो पढ़ेंगे जब आप इसे, flipping, which is the process of transferring the entire ownership of an Indian company to an overseas entity, then accompanied by transfer of all the IPs and other data hitherto owned by the Indian company. Now, however, of late, with relatively easy access to capital through a vibrant partner private equity venture capital ecosystem, changes in rule regarding the round tripping and growing maturity of India's capital market have not only slow down the flipping, but also the companies are exploring something called reverse flipping. तो आपसे ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बन सकते हैं, that you need to know what is the meaning and what is the of reverse flipping here. Getting what I am saying? इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है, चैप्टर नंबर 10। अब देखिए जो बाकी 3 चैप्टर बचे हैं, इसमें कुछ भी डिस्कशन का नहीं है, केवल मुझे आपको यह बताना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, रेफर करना है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते होंगे। तो केवल बाय रेफरिंग दीज बॉक्सेस यू कैन से देयर इज अ रिवीजन विच इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
In the box number 10.1, you need to know initiatives in the insurance sector by the Insurance Regulatory and Development Authority of India in 2023 financial year. Then second box that you need to refer, making in India an attractive tourist destination. What all initiatives have been taken? Measures taken by the government to boost housing sector, major growth drivers in the IT BPM industry, account aggregate framework transforming India's financial services, and then dematerialization of documents, the next wave of digitization. ये 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्स हैं जो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं एक बार. The remaining information given the chapter of industry is mainly the graphical representation and the various data only, which is not very relevant from the examination perspective. Getting? तो ये आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 10 में से. Then after that, in the chapter number 11, what you people need to focus, that is, what all initiatives have been taken by Government of India to enhance trade. Under that, you have focus on agricultural products, interest equalization scheme, because ये जरूर पढ़िएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल बजट में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को मैक्सिमम फंड अलॉट किया है. So you need to prepare about it. Remission of duties and taxes on exports production scheme, export credit guarantee, Krishi Udan scheme, then trade infrastructure for export scheme, and the last is district sets export hubs. ठीक है, तो ये सारी की सारी स्कीम्स आपको प्रिपेयर करनी है चैप्टर नंबर 11 में से. बाकी पूरा का पूरा चैप्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, दैट इज ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. बाकी इन द चैप्टर नंबर 12, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ. अब देखिए, इनमें से ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे मेंस में 2022 में आ चुका है, और वो क्या है, पीएम गति शक्ति के ऊपर क्वेश्चन आप ऑलरेडी मेंस में देख चुके हैं. ठीक है. तो यहां पे देखिए क्या है कि दीज थिंग्स आर इन न्यूज ऑल द टाइम, so obviously you people are aware about it. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस की सारे के सारे प्रोजेक्ट एक पाइपलाइन में डाल दिए गए हैं, सो दैट पीपल विल गेट टू नो कि दीज ऑल प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल करंटली इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन विच पीपल कैन इन्वेस्ट, द कॉर्पोरेट्स कैन इन्वेस्ट फ्रॉम विद इन इंडिया एंड मोर ओवर फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो भी असेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना है और उनसे कमाना है. And then after that, PM Gati Shakti, and then last thing that you need to prepare is basically what? Box number 12.3, that is Inland Vessel Act 2021. Under this, what is being given? That is, you know, कि जो अलग अलग रिवर्स है हमारे देश में, जो अलग अलग स्टेट से होकर गुजरती हैं. So under that, as you know, that we have something called the concept of now inland waterways. ये जो नदियां हैं उनको जोड़ के हमें एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बनानी है. So for this particular purpose, a law has been given. Inland Vessels Act 2020 to 21. So that basically have taken over the Act of 1970, which is quite old. ठीक है, इतना प्रिपेयर कीजिए. It is more than sufficient from examination perspective. ठीक है. देखिए, प्रीलिम्स का आप जानते ही हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका और नहीं लूंगा. प्रीलिम्स में आप जानते ही हैं कि हमारा जो पेपर होता है, जो हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं वो अगर ढंग से पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली स्कोरिंग 50 मार्क्स, नॉट 50 मार्क्स, यू कैन से स्कोरिंग राइट क्वेश्चंस 50, दैट मीन्स इफ यू स्कोर 100 आउट ऑफ 200, देन एज यू नो you are 99.9% you are through in the main. तो एक गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम सारी की सारी चीजों को कंप्लीट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो एक सिंपल सी एडवाइस है आप लोगों को कि आपको क्या करना है कि जो भी मैंने आपको इन दोनों लेक्चर्स में बताया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, केवल उतना कंप्लीट कीजिए. इट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका मेंस वाला पार्ट भी कंप्लीट. So these 3 hours of our lectures plus whatever 4-5 hours that you need to spend to read those things from the economic survey, I'm telling you within 9-10 hours of economic, of the studies, you people will be able to cover the complete economic survey.
देर इज नो नीड टू मेक एनी नोट्स आउट ऑफ दैट, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं उनको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको डाक कर दीजिए, और अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपने प्रिंट एडिशन खरीदा है तो केवल उसको अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट व्हेन यू विल रिवाइज द इकोनॉमिक सर्वे बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल यू विल ओनली रेफर दोस थिंग्स। और अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको हार्डली बस एक बार नजर मारनी पड़ेगी, फ्लिप करने पड़ेंगे पेजेस, यू विल बी एबल टू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इकोनॉमिक सर्वे के दोनों चैप्टर्स में, दोनों में कंप्लीट में आपको इतना ही रेफर करना है, नॉट मोर देन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो बस इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि मेरा गला भी जवाब देने लग गया है, यू मस्ट हैव सीन कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इतना करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू पीपल विल रियली वेल। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड मोर ओवर वी पीपल विल कम वेरी सून with more video of economics on the UPSC Vara channel of PW. Thank you very much for watching this lecture. Take care and stay healthy. Bye bye.